Hello everyone, मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के हमारे 14th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड इट्स टाइप्स। Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have learned about the topic like space, time, particle, body, and rigid body. I hope you have understand this concept and learn this definition by your heart. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to identify the force system for the given situation. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। पहला टॉपिक है फोर्स, है ना। फोर्स क्या है? जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ऊपरी वाली डायग्राम में एक जो आदमी है वो कुछ तो भी लेखते हुए जा रहा है, और दूसरे डायग्राम में आपको दो प्लेयर्स फुटबॉल खेलते हुए दिख रहे हैं। तो फोर्स क्या है? Force is an external agency which can change the state of rest or uniform motion. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपरी फिगर में क्या हो रहा है, वहां पे वो जो आदमी है किसी रेस्ट वाली चीज को उसने क्या किया है, मोशन में लेके गया। किसी रेस्ट वाली बॉडी को वो क्या कर रहा है, मोशन में लेके जा रहा है, बराबर इधर साइड में। तो फोर्स लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। उसी प्रकार से सेकेंड वाली डायग्राम में आपको क्या मिल रहा है इधर, है ना। ये इधर साइड वाला जो प्लेयर है ये बॉल को इधर मूव करता है या थ्रो करता है, और उसके बाद ये मोशन को एक जन रेस्ट में लाता है और दूसरा मोशन में लाता है, एक जन रेस्ट में लाता है दूसरा मोशन में लाता है। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब रेस्ट वाली चीज को मोशन में लाता है या मोशन वाली चीज को रेस्ट में लाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स को मैग्नीट्यूड भी रहता है, मतलब उसकी कुछ वैल्यू रहेगी, और डायरेक्शन भी रहता है। तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जिस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है तो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, बराबर है। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एंड न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है ना। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फोर्स, आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज 1 न्यूटन फोर्स और यूनिट न्यूटन फोर्स। तो ये क्या है, अच्छे से समझते हैं इसको। अगर हमारे पास 1 किलो की बॉडी है, कितने किलो की बॉडी है बेटा? 1 kg की बॉडी। वी हैव 1 kg ऑफ बॉडी, और 1 किलो के बॉडी को हमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है। क्या करना है? एक्सेलरेट करना है। तो जो फोर्स लगता है उसे हम 1 न्यूटन फोर्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन फोर्स। 1 किलो को बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए जो फोर्स लगता है दैट इज नथिंग बट ए 1 न्यूटन फोर्स, या यूनिट न्यूटन फोर्स बोलते हैं। A force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg is called as unit Newton force, या यूनिट फोर्स या 1 न्यूटन फोर्स। 1 किलो के बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए जो फोर्स लगता है उसे हम 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ए फोर्स। तो बेसिकली फोर्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी क्या? फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, बराबर। मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स की कुछ वैल्यू होती है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है? 600। तो दैट 600 इज नथिंग बट ए मैग्नीट्यूड। तो हर फोर्स का क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड रहेगा।
फोर्स को सेंस रहता है, फोर्स को क्या रहता है, सेंस या नेचर रहता है, बराबर है। कैसे, दो प्रकार के सेंस या नेचर रहते हैं, एक तो पुश रहेगा या पुल रहेगा, दिस इज पुश एंड दिस इज पुल, बराबर। तो दो ही प्रकार के सेंस रह सकते हैं, वन इज पुश एंड अनदर इज द पुल। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बराबर है, ये इधर साइड में फोर्स लगा रहे हैं, ये इधर साइड में फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों मिलके अभी एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है फोर्स की, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट प्रॉपर्टी इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है, दैट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो रिमेंबर, देर आर फोर प्रॉपर्टीज ऑफ, फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ force, that is magnitude, sense or nature, direction or line of action, and point of application. These are the very important topic. Okay, you have to mug up these four characteristics of force. Next topic is effect of force. इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स लगाने के बाद हमें उसके क्या परिणाम मिलने वाले हैं, क्या मिलने वाले बेटा, परिणाम, है ना, हमें क्या परिणाम मिलने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट ए इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, है ना, ये अंकल क्या कर रहे हैं, देखिए फोर्स लगा रहे, बराबर है ना, वो स्टोन को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं या उसको थ्रो कर रहे हैं, बराबर है। तो मतलब किसी रेस्ट वाली चीज को हम मोशन में ला सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, है ना, फोर्स लगाने के बाद। दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स लगाने के बाद बॉडी में एक्सेलरेट और रिटार्ड द मोशन, बराबर है, बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, बराबर है, या रिटार्डेशन होता है। इट में चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी, बराबर है, ये रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकता है या मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में लाता है। इट में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, बराबर है, जैसे कि आपको सेकंड डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना, आइस ब्रेकर, आइस के ऊपर जब हम हाथोड़ा मारेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, अरे हाँ या ना। इट में टर्न और रोटेट द बॉडी, बराबर है, हम बॉडी को टर्न या रोटेट कर सकते हैं, कब, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तब। इट में कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ये बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकता है, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, रेस्ट, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है बेटा, रेस्ट, है ना, फोर्स लगाने से हम बॉडी को रेस्ट में रख सकते हैं। सो दीज आर द 5 डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स, है ना, एक्सेलरेट कर सकता है, रिटार्ड कर सकता है, उसको मोशन में ला सकता है, उसका शेप एंड साइज चेंज कर सकता है, उसको टर्न कर सकता है, रोटेट कर सकता है, या फिर बॉडी को रेस्ट में रख सकता है। तो ये सारे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम मतलब क्या होता है, जब नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत बहुत सारे फोर्सेस कलेक्टिवली एक जगह पे एक टाइम पे लगते हैं तो उसे हम फोर्स सिस्टम बोलते हैं। व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एट अ टाइम, देन द फोर्सेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फोर्स सिस्टम, बराबर, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे फोर्सेस एक पॉइंट के ऊपर लगते हुए दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, बराबर है। तो वे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी एट अ टाइम, दे आर कलेक्टिवली, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम बोलते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस द न्यू टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस और फोर्स सिस्टम। तो बेसिकली फोर्सेस के या फोर्स सिस्टम के दो बेसिक टाइप होते हैं, नंबर वन इज कोप्लेनर फोर्सेस एंड नंबर टू इज नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। ओके, फोर्स सिस्टम के दो प्रकार होते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर के फिर चार टाइप है, कोलिनियर फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। कोप्लेनर का कोई भी पार्ट नहीं है,
फिर यहाँ पे पैरेलल के भी दो बनते हैं, एक होता है लाइक पैरेलल और दूसरा होता है अनलाइक पैरेलल। दूसरा क्या होता है? अनलाइक पैरेलल। ठीक है। सो फोर्सेस के बेसिकली दो प्रकार होते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। फिर कोप्लेनर के चार बनते हैं, कोलिनियर, पैरेलल, कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट। और पैरेलल के दो होते हैं, लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ओके, let us discuss the first type of force, that is coplanar forces. तो कोप्लेनर फोर्सेस मतलब कौन से फोर्सेस? ऐसे फोर्सेस जो सिर्फ एक ही प्लेन में लाई करते हैं या एक ही प्लेन में एक्ट करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, बराबर है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक प्लेन है, बराबर है, और इसी प्लेन के ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बराबर है। तो दैट टाइप ऑफ फोर्सेस इज नोन एज कोप्लेनर forces when the line of action of a set of forces lies in a single plane. सिंगल प्लेन मतलब वन प्लेन, वन प्लेन, उसे हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस। एक ही प्लेन में आने वाले फोर्सेस इज कॉल्ड एज कोप्लेनर फोर्सेस। अभी हम देखते हैं कोप्लेनर फोर्सेस के कितने टाइप है। तो बेसिकली कोप्लेनर फोर्सेस के चार टाइप होते हैं। पहला टाइप है कोलिनियर फोर्स, कॉन्करेंट फोर्स, नॉन कॉन्करेंट फोर्स, पैरेलल फोर्स। और पैरेलल के कितने हैं? दो, लाइक पैरेलल फोर्स एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स। आइए इन सभी को अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला जो फोर्स है दैट इज अ कोलिनियर फोर्स। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर रस्सी खींच नाम का या टग ऑफ वॉर नाम का गेम दिख रहा होगा। तो एक रस्सी को जब हम खींचते हैं तो एक लाइन की तरह फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक लाइन में फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे हम कोलिनियर फोर्स बोलते हैं। When the line of action of forces of a system along the same line, along the same line, then it is known as कोलिनियर फोर्स सिस्टम। एक सेम लाइन में जब फोर्सेस आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर फोर्स सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, एक सेम स्ट्रेट लाइन में, एक सेम स्ट्रेट लाइन में फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए आपको दिख रहा है, जैसे कि रस्सी खींच में आपको दिख रहा होगा। then that force system is known as collinear forces. Okay, next force is concurrent forces. concurrent forces मतलब क्या? सभी के सभी जो फोर्सेस रहेंगे वो क्या करेंगे? वो एक पॉइंट के ऊपर एक्ट करेंगे, एक सेम पॉइंट के ऊपर। से इस पॉइंट के ऊपर ये फोर्स F3 F4 F5 एक्ट हो रहे हैं। तो एक पॉइंट के ऊपर जब फोर्सेस एक्ट होते हैं उसे हम कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए F1 F2 F3 F4 एक पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी बोलते हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। So the system in which all the forces act at the same point. सेम पॉइंट का मतलब ही क्या है? वन पॉइंट। जब सभी फोर्सेस एक पॉइंट के ऊपर एक्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस। और कॉन्करेंट फोर्सेस हर बार कैसे रहेंगे? दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट, है ना, वो एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, बराबर है। सभी फोर्सेस एक पॉइंट के क्या आ रहे हैं? इंटरसेक्ट हो रही है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है कि नहीं? सब फोर्सेस जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं। The line of action of all the forces meet at the point of concurrency. सभी के जो फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है ये सभी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मतलब जो है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के ऊपर आके मीट होते हैं। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। नॉन कॉन्करेंट मतलब जो एक पॉइंट के ऊपर नहीं एक्ट होते, जो एक पॉइंट के ऊपर एक्ट नहीं होते हैं उसे हम नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना, दोनों डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट फोर्स। जैसे ए के ऊपर 10 किलो न्यूटन लगते हुए दिख रहा है, यहाँ पे आपको 15 किलो न्यूटन, यहाँ पे आपको 19 किलो न्यूटन, यहाँ पे आपको 8 किलो न्यूटन। ये F1 यहाँ पे, F2 यहाँ पे, F3 यहाँ पे, आर ए यहाँ पे, आर बी यहाँ पे, है ना? सभी फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे लग रहे, डिफरेंट पॉइंट पे लग रहे, तो उसे हम कॉन्करेंट नहीं बोलते, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। ओके,
द सिस्टम इन विच द फोर्सेस एक्ट एट अ डिफरेंट पॉइंट, है ना, द सिस्टम इन विच द फोर्सेस एक्ट एट अ डिफरेंट पॉइंट इज नोन एज नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। when the forces of system do not meet at a common point, है ना, do not meet at a common point मतलब एक पॉइंट पे मिलेंगे क्या, नहीं, एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे क्या, वो नहीं, और कॉमन पॉइंट ऑफ उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्करेंसी। दिस टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। जो एक पॉइंट पे मीट नहीं होते हैं उसे हम नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। The next force is parallel force. The system in which all the forces remain parallel to one another is called as parallel force, है ना। जब फोर्सेस एक दूसरे को कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, जैसे पैरेलल कैसे रहेंगे, इस प्रकार से, बराबर है? इस प्रकार से, these are called as the parallel forces, these are called as the parallel forces। There are two types of parallel forces. Number one is like parallel forces। लाइक पैरेलल मतलब क्या, दोनों की डायरेक्शन कैसे रहेंगी, सभी की डायरेक्शन कैसे रहेंगी, सेम, जैसे ये अपवर्ड जा रहा है, ये भी अपवर्ड जा रहा है, ये भी अपवर्ड जा रहा है, ये भी अपवर्ड जा रहा है, सभी की सभी फोर्सेस पैरेलल है और उनका डायरेक्शन एक ही जगह, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं लाइक पैरेलल। एक ही तरह के डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में, दे आर नोन एज लाइक पैरेलल फोर्सेस। दूसरा होता है अनलाइक पैरेलल। अनलाइक पैरेलल मतलब क्या रहेगा, कुछ फोर्सेस अपवर्ड जाएंगे, कुछ फोर्सेस डाउनवर्ड जाएंगे, कुछ अपवर्ड जाएंगे, कुछ डाउनवर्ड जाएंगे, मतलब इनका डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, इनका डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा, उसे हम बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ओके, द लास्ट टाइप ऑफ फोर्स इज नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अभी नॉन कोप्लेनर फोर्सेस मतलब क्या, हर प्लेन में लगने वाले फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर मतलब क्या, हर प्लेन में लगने वाले फोर्सेस। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये प्लेन पे भी फोर्स लग रहा है, ये प्लेन पे भी फोर्स लग रहा है, ये प्लेन पे भी फोर्स लग रहा है, मतलब डिफरेंट प्लेन पे फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, डिफरेंट प्लेन पे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसे हम नॉन कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे P2 लग रहा है, P1 लग रहा है, P4 लग रहा है, P3 लग रहा है, बराबर, हर एक प्लेन के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, देन दैट इज नोन एज नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। मतलब दिस फोर्सेस नॉट लाई इन वन प्लेन, एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन्स में लग रहे हैं। द सिस्टम इन विच two or more forces or set of forces acting simultaneously on a body do not lie in a one plane, do not lie in a one plane मतलब एक ही प्लेन में है क्या, नहीं, सभी प्लेन में, then it is called as non coplanar forces, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। ओके, तो जो एक ही प्लेन में आता है उसको कोप्लेनर, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में फोर्सेस लग रहे तो नॉन कोप्लेनर। ओके, अभी हम देखते हैं कि फोर्स को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे तो वहां पे हम फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, for being a vector represented by a straight line arrow in which straight line's length gives us magnitude with a suitable scale and arrowhead indicates its direction। मुझे पता है आपको कुछ समझा नहीं है, मैं समझा के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एक्ट ड्यू ईस्ट। तो ये जो सिस्टम है आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे दिया है हमको, ये ईस्ट जो है यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, और इसको हमें ग्राफिकली दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें अगर इसको ग्राफिकली दिखाना है तो हमें एक सूटेबल स्केल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, हमें सूटेबल स्केल लेना पड़ेगा। कितना दिया है इसने, 30 न्यूटन। तो क्या स्केल हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 न्यूटन ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 न्यूटन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर मतलब 10 न्यूटन है तो 30 न्यूटन मतलब कितना हो जाएगा, फिर 30 न्यूटन मतलब कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, एक मतलब 10 तो 30 मतलब 3। ओके, अभी हमें इसको ग्राफिकली बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 3 सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी। कितने सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी, 3 सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी, बराबर है। और 3 सेंटीमीटर की लाइन के ऊपर हमें ऐसा एक एरो देना पड़ेगा, बराबर है, ऐसा एक एरो देना पड़ेगा।
बराबर है। उसका नाम हम दे देंगे ए और इधर दे देंगे बी। तो दिस इज नथिंग बट दी 30 न्यूटन फोर्स इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। 30 न्यूटन फोर्स इन ग्राफिकल, 30 न्यूटन फोर्स अगर हमको ग्राफिकली दिखाना है तो इस प्रकार से हमें दिखाना पड़ेगा। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अभी देखते हैं, फोर्स बीइंग अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन एरो। अब ना स्ट्रेट लाइन बनाए और एक एरो बनाए, इन विच स्ट्रेट लाइन लेंथ गिव्स द मैग्नीट्यूड। जो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है ना, ये मैग्नीट्यूड है। ये 3 मतलब कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 रिप्रेजेंट कर रहा है। विथ सुटेबल स्केल, एंड वो हमने सुटेबल स्केल से लिया। एंड एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन। और जो एरो दिख रहा है कि नहीं, जो एरो दिख रहा है आपको, है ना, एरो जो है वो क्या दिखा रहा है हमको? ये दिखा रहा है इसकी डायरेक्शन का है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। बराबर है। तो जब भी हमको ग्राफिकल मेथड पढ़ना पड़ेगा तो हमको एक सुटेबल स्केल लेनी है और उसको वेक्टर से, एक स्ट्रेट लाइन से फोर्स को इस प्रकार से दिखाना है। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बोज नोटेशन। बोज नोटेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई स्पेस में नंबर ऑफ फोर्सेस है, समझ लेते हैं मेरे पास कोई तो भी एक फोर्स है, ये दिस इज द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। एक स्पेस में मैंने फोर्स निकाला है। तो अगर इस फोर्स को मुझे डेजिग्नेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हमें इसके दोनों साइड में कैपिटल लेटर्स लिखने हैं। इधर साइड में ए लिखना है, इधर साइड में बी लिखना है। इसको हम बोलते हैं बोज नोटेशन। मतलब फोर्स के आइदर साइड में, दोनों साइड में कैपिटल लेटर्स लिखना और उसको एक गोल बनाना, उसे एक सर्कल करना, दैट मेथड इज नोन एज बोज नोटेशन। ओके। The space divided by force line on either side are denoted by the capital alphabet। बराबर है। जो स्पेस जो डिवाइड हुई है उसके दोनों साइड में हमने कैपिटल लेटर्स लिख दिए। Putting the capital letters on either side of forces in order is called as Bose notation, है ना। फोर्सेस के दोनों साइड में कैपिटल लेटर्स को लिखना इज नथिंग बट द बोस नोटेशन। इसका क्या यूज है? बोथ नोटेशन आर यूज टू रिप्रेजेंट और डेजिग्नेट और डिनोट द फोर्स इन ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जब हम ग्राफिकल मेथड के न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, डेजिग्नेट करना है या डिनोट करना है, उसके लिए हमें बोज नोटेशन का यूज करना पड़ता है। समझ लेते हैं। यहाँ पे कोई फोर्स है 50 न्यूटन का, इधर कोई फोर्स है एक 60 न्यूटन का, बराबर है, और इधर कोई फोर्स है एक 70 न्यूटन का, बराबर है। तो इसका बोझ नोटेशन कैसे करना पड़ेगा? इस फोर्स के आजू में ए, इसके बाजू में बी, इसके आजू में हो गया, इसके बाजू में सी, इसके आजू में भी हो गया और इसके बाजू में भी हो गया। तो दैट इज नथिंग बट दी बोझ नोटेशन। फोर्स के आजू बाजू में कैपिटल लेटर्स लिखना इज नथिंग बट दी बोझ नोटेशन। Now the last topic of today's lecture, that is principle of transmissibility. So what is principle of transmissibility? It states that if a force is act at a point on a rigid body, then it is assumed that the same force is transmitted throughout the body without changing the magnitude। इसका मतलब क्या है? जब ये F नाम का फोर्स, जब ये F नाम का फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, when a force is act on a body at a point, इस पॉइंट के ऊपर, then it is assumed that, हम assume करेंगे the same force is transmitted, the same force transmit हो रहा है, the same force is transmitted throughout the body, इस बॉडी के अंदर से, without changing the magnitude, without changing the magnitude। से इस फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन थी, तो ये एन पॉइंट पे भी वो 10 न्यूटन रहेगा, चौथे नंबर के पॉइंट पे भी 10 न्यूटन रहेगा, यहाँ पे भी 10 न्यूटन, यहाँ पे भी 10 न्यूटन, यहाँ पे भी 10 न्यूटन, यहाँ पे भी 10 न्यूटन ही रहेगा। That is nothing but the principle of transmissibility. So what is the principle of transmissibility? Principle of transmissibility states that if a force is act at a point, एक पॉइंट के ऊपर, कहाँ पे? On a rigid body, then it is assumed that the same force is transmitted, वही फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है throughout the body without changing the magnitude। उस लाइन पे उस फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। ये किसने बताया हमको? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी
ट्रांसमिसिबिलिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, so this is the learning outcome we have achieved. In today's lecture, we have learned about force and 1 Newton force. We have also discussed about the characteristics of force, effect of force, types of force. Then we have discussed about the graphical representation of force and Bose notation. And in last, we have discussed about principle of transmissibility. These are the program outcome that we have achieved by this lecture. So these are the most likely questions asked in MSBT. आप सभी ने क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना है, पढ़ना है और इसका PDF सेंड कर देना है। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी के पास कैलकुलेटर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, तो आपको सीरियसली थर्ड चैप्टर को करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।